कटारिया बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आपका स्वागत है। 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगा था और आज उसकी 48वीं बरसी है। हालांकि आपातकाल को लेकर आज के दिन सियासत तो हर साल होती है, लेकिन अब की बार जो सियासी चिंगारी भड़की है उसकी लपटें अगले साल 2024 चुनाव में अपना असर दिखा सकती हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट में लिखा कि ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ था, तो कांग्रेस ने पलटवार में कहा कि हमने तो घोषित इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी लगी है। सवाल है कि क्या आपातकाल को हथियार बनाकर बीजेपी 2024 में कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साध रही है। सवाल यह है कि क्या इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ उस वक्त के भुक्तभोगी नेता आज विपक्षी महागठबंधन में सहज रह पाएंगे। दंगल में बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये गणतंत्र विरोधी दिवस, गणतंत्र के लिए काला दिवस, ऐसे हम मनाते हैं। इक्कीस महीने के लिए देश को बंधक बनाना, लोकतंत्र की हत्या करना, ये कांग्रेस ने पार किया है। 48 साल पहले देश पर लगाए गए आपातकाल की तारीख आते ही बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पर हमला शुरू हो गया। किसी ने इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया, किसी ने लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। सभी के निशाने पर थी कांग्रेस और सबसे पहले प्रहार हुआ पीएम मोदी की ओर से। मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और देश में लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल हमारे देश के इतिहास का कभी न भुलाए जाने वाला समय है, जो संविधान के मूल्यों के पूरी तरह से खिलाफ है। पीएम मोदी के तीखे हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। आपातकाल को लेकर कांग्रेसी नेताओं को घेर लिया। आज भी नई पीढ़ी को, आज की सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को याद रखना पड़ेगा कांग्रेस देश के लिए कितना घातक है। एक परिवार के खिलाफ नागरिकों ने आवाज उठाया, इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश की नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन कर दिया था। इसको याद रखना होगा और कांग्रेस की असली चेहरे को ध्यान देना पड़ेगा। कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोटने वाली और लोकतंत्र के प्रति विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी है। 21 महीने के लिए देश को बंधक बनाना, लोकतंत्र की हत्या करना, ये कांग्रेस ने पाप किया है और इसलिए कांग्रेस को जिसे अलग थलग करना चाहिए था सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के, उसे जनता ने अलग थलग किया। हालांकि आपातकाल को लेकर बीजेपी के हमले के पीछे इतिहास के अध्याय के साथ भविष्य की सियासत भी जुड़ी है, क्योंकि 23 जून को विपक्षी पार्टियों बैठक के दौरान ही बीजेपी की ओर से उन पार्टियों पर सवाल उठाया गया था जो आपातकाल की मुखर विरोधी थी। विपक्ष की बैठक में अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार आपातकाल के दौरान जेल गए थे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी आपातकाल का विरोध करने वाले नेताओं में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह की सियासत भी आपातकाल के विरोध के साथ ही आगे बढ़ी थी। यही वजह है कि बीजेपी लगातार ऐसे नेताओं पर तंज कस रही है। कांग्रेस के साथ आने की वजह सत्ता की लालच को बता रही है। ये इमरजेंसी को जिन्होंने लाया उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए इमरजेंसी की वकालत कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को गोली से उड़ा देना, अखबारों को बंद कर देना, मीडिया कुछ कह नहीं सकती, कुछ लिख नहीं सकती, कुछ छाप नहीं सकती, कुछ दिखा नहीं सकती, इसका समर्थन कर रहे हैं वो। लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस सब ने मिलकर आपकी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और देश को बेचने के टुकड़ों में जो आप कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ आज जब खड़े हो गए तो आपको इमरजेंसी याद आ रही। अरे जरा अपनी इमरजेंसी देखिए। हालांकि विपक्षी दलों की एकजुटता वाले नारे के बीच अध्यादेश के मुद्दे पर अड़ी है आम आदमी पार्टी। इन हमलों को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। भाजपा के राज में पिछले 9 सालों से अघोषित आपातकाल चल रहा है। जो भी गलतियां कांग्रेस ने की हैं, वो भाजपा ने 100 गुना ज्यादा बड़ी कर दी हैं। जो भी आज देश की हालत है, उसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता आपातकाल के 48 साल पूरे होने को काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं और इसके जरिए सियासी संदेश भी दे रहे हैं। कोशिश यही है
कांग्रेस के साथ खड़े दलों की मंशा को कटघरे में खड़ा किया जाए, विपक्षी एकता के दावों पर हमले तेज किए जाएं। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के हैं, सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू के हैं, रविदास मल्होत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अलका जी, मैं आपसे सवाल रखना चाहती हूँ। बयान आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ये आ रहे हैं कि घोषित इमरजेंसी हमने तो लगाई थी, यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी है, कैसे? बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सही कहा है। अभी अघोषित इमरजेंसी पूरे देश पर थोपी गई, रात से नहीं 9 सालों से। आप 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, 48 साल पहले की, लेकिन 48 दिन पहले से मणिपुर जल रहा है, उस पे आप खामोश और चुप्पी साधे रहते हैं। ये क्या है? अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, किस तरह से संविधान की हत्या करके, लोकतंत्र की हत्या करके, पूरी तानाशाही करके, सब कुछ अपनी मुट्ठी में करके एक तानाशाह सरकार देश में चल रही है। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लागू की 1975 में और 77 आते आते उन्होंने अपने चुनाव में हार स्वीकार की 77 में, लेकिन 3 साल बाद 80 में कितनी सीटें मिली इंदिरा गांधी जी को? 353 सीटें ये मिली। 80 में, 84 में 400 से भी अधिक। आज तक ये इतिहास कोई जो है इस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है। तो जनता भी मानती थी कि 77 के बाद 80 और 84 में जो बहुमत प्रचंड मिला, उन्हें मालूम था कि देश का जो है एक खतरा पैदा हो चुका है। मैंने जब आपसे सवाल पूछा घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी में आपसे पूछ रही थी, आपने मणिपुर का उदाहरण दिया, यानी मणिपुर में ही केवल अघोषित इमरजेंसी है? देश में आपको क्यों लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है? किस वजह से लगता है? कहां लगता है? देश में इसलिए लगता है कि आरबीआई ने अभी ये कहा है कि कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उसका जो खर्च करने की सीमा वो खत्म हो चुकी है, वो खर्च नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारा निवेश जो है वो डूब रहा है। तो ये सब चीजें है क्या? आप उसमें बात नहीं। जब इमरजेंसी लगा, महंगाई पर, जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, उससे पहले देश के हालात क्या थे? किस बात को लेकर जनता सड़कों पर थी? किस बात को लेकर आंदोलन हो रहा था? धन्यवाद, बहुत अच्छे। 1947 में देश आजाद हुआ है, 75 साल पूरे किए हैं। तो 1947 के बाद और 70 में, 71 में बांग्लादेश को आजाद किसने कराया? इंदिरा गांधी जी ने। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने। 1974 की बात करूं, परमाणु प्रशिक्षण करके देश की एक ताकत का प्रदर्शन किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। देश की पहली, उस समय जो विरोध हो रहे थे, आपने आरबीआई का एग्जाम्पल दे दिया, महंगाई, यानी अभी महंगाई और ये सब इमरजेंसी है, तो उस समय जो विरोध हो रहे थे वो भी तो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ही लोग सड़कों पर थे, जिसको लेकर जयप्रकाश नारायण का पूरा मोर्चा चल रहा था। उस समय भी तो महंगाई थी, यानी उसी को तो फिर हम इमरजेंसी कह लेते। एक्स्ट्रा जो एफर्ट करके उन्हें इमरजेंसी लगवा दी, फिर वो क्या है? वो तो डबल इमरजेंसी हो गई। एक सेकेंड, 1975 से 77 में इमरजेंसी लगी। 77 में इंदिरा गांधी जी ने हार स्वीकार की और 80 में आप देखिए अब ना रिपीट कर रही है, मुझे बहुत क्लियर अलका जी समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं दूसरे सवाल पर आ जाती हूँ। मुझे एक बात बताइए मैम, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा यहाँ अघोषित इमरजेंसी है, मैं ये मान लेती हूँ, चलिए एक बार को आपकी बात की अघोषित इमरजेंसी है। मुझे ये बता दीजिए, आपकी पार्टी के कितने नेता जेल में है? एक भी नहीं है इस समय। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और विपक्षी नेताओं समेत उस वक्त, मैम एक सेकेंड, विपक्षी नेताओं समेत उस समय जब इमरजेंसी लगाई गई थी मैम, 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया था। आंकड़ा 1 लाख। और आप कह रही हैं अभी आपका कोई भी नेता जेल में नहीं है। आज कितने अखबार अभी प्रकाशित होते हैं मैम? कितने चैनल से लाइव प्रसारण होता है? कितने चैनल पर आकर आप अपनी बात कहती हैं? कोई चैनल बंद है, कोई अखबार बंद है, किसी की लाइट काट दी गई है क्या रातों रात, या 2 साल से कटी हुई है? सिर्फ आप चाहूंगी, ये आज तक को लग रहे टीवी चैनल चल रहे हैं। ये गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है, जिनके लिए कहा जा रहा है, जिन एंकर की जिनकी नौकरियां चली गई, 2-3 राष्ट्रीय चैनल का बंद कर दिया गया है। हाँ। अघोषित इमरजेंसी ही है ये। बेटियां न्याय मानती हैं जंतर मंतर पर, और सरकार पूरी की पूरी एक अपराधी के साथ खड़ी रहती है उसे बचाने में। पोक्सो को, कानून को खत्म करने की बात करते हैं क्योंकि अपने एक अपराधी सांसद को बचाना होता है। ये अघोषित इमरजेंसी क्या है? नहीं तो क्या है? कृषि कानून लाकर अध्यादेश के माध्यम से संसद में चर्चा नहीं हुई, संसद नहीं चला। इसको लोग सरकार की नाकामी कहिए ना, इसको सरकार की नाकामी कहिए।
आपातकाल बहुत बड़ा शब्द है। आपातकाल में जो हुआ है, जो देश ने देखा है, वो बहुत काला अध्याय के तौर पर उसको याद करते हैं लोग। आप उससे ये कहिए कि सरकार की ये नाकामी है, बेटियों पर सरकार कुछ नहीं कर पाई, महंगाई पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही, उसको अघोषित आपातकाल आप क्यों कह रही हैं? अघोषित इसलिए क्योंकि इस देश में अब चर्चा होना बंद हो गया है। अब इस देश में लोग मैम अभी हम और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम और आप इतनी भी अति भी नहीं हुई ना कि आप और मेरा चैनल बंद अच्छा, कर देंगे, अति नहीं मेरे हुई बात नहीं करने देते, मतलब अति नहीं हुई। एहसान मांग रहे हैं? ये लोकतंत्र में, संविधान में आपका मेरा अधिकार है। आप कह रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा सरकार ने हमें नहीं दी, ये अधिकार सरकार ने नहीं दिया आपको और मुझे कि हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अरे ये हमारा संवैधानिक अधिकार और हक है। संवैधानिक अधिकार के तहत आप और मैं यहाँ पर चर्चा कर पा रहे हैं। मैम ट्विटर पर प्रधानमंत्री से लगा के, सरकार को लगाकर, कितने शब्दों, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करके, एक एक फोटो पर प्रधानमंत्री इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, फंबल कर गए, उन सब को लेकर खुले मंच से आप लोग अपनी बात कहते हैं। और उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि अघोषित इमरजेंसी है तो सवाल उठते हैं। टीवी डिबेट में आप आते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसको क्या समझे मैम? क्या ये अघोषित इमरजेंसी है? मैं माफी चाहूंगी, जिसे आप अपनी और मेरी बात को सरकार की मोहताज बता रही है, वो संवैधानिक मेरा हक और अधिकार है। इसे सरकार यही अधिकार, अलका जी यही तो मैं सवाल ही था मेरा, यही अधिकार उस वक्त नहीं था, यही अधिकार उस वक्त नहीं था मैम। बिजली रातों रात काट दी गई, अखबार का प्रकाशन रोक दिया गया। मैं यही तो कह रही हूँ, अभी जिसको आप सीना ठोक कर संवैधानिक अधिकार बोल रही हैं, संवैधानिक आजादी बोल रही हैं, यही आजादी तो उस वक्त नहीं थी मैम। इसी पर तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। चलिए घूमकर आप आ गई, खैर मैं आऊंगी मैम आप पे, जरा मैं और भी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लूं। ठीक है मैम। प्रेम शुक्ला जी, आवाज उठाने पर, न्याय मांगने पर। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सरकारी नाकामियां हैं बहुत सारी जिन पर आपकी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और इस समय देश के हालात अघोषित इमरजेंसी जैसे बन गए हैं। जवाब, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए अर्पिता जी, आपने जितने भी सवाल पूछे, एक का भी संतोषजनक जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया नहीं दे पाई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोई फिगर नहीं है। क्या अघोषित आपातकाल है? क्या मीडिया को रोक दिया गया है? क्या विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या कैबिनेट के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? किसी प्रश्न पे उत्तर नहीं। आप याद कीजिए कि आपातकाल लागू करने के ठीक एक पखवाड़े पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरह से रायबरेली के चुनाव में उन्होंने भ्रष्ट मार्गों का प्रयोग किया था, उसके आधार पर उनके निर्वाचन को रद्द करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वी कृष्णा अय्यर जैसा, जिनके ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर सारे लोग आज भी जो हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, उन्होंने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा के ऑर्डर को जो है कायम रखा और श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने के अधिकार पर 6 वर्षों के प्रतिबंध को जारी रखा। परिणाम स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी ने कि इस देश में आंतरिक और बाह्य हालात ठीक नहीं है, इस तरह का गलत जो है कैबिनेट प्रस्ताव लाकर रात के समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल घोषित करवाकर सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। सारे मीडिया संस्थानों पर जो है वो पहरे बैठा दिए गए, बिजलियां काट दी गई। मीडिया संस्थानों की ये दशा थी कि वहाँ हर जगह जिले का डीएम ये तय करता था कि क्या समाचार प्रकाशित होंगे, क्या समाचार प्रसारित होंगे। आपने वही सब बता दिया। लेकिन देखिए अलका लांबा बहुत सवाल पूछ रही है मणिपुर को लेकर। आज मैं वही पूछ रहा हूँ, इसमें से क्या आज हुआ है? ठीक है, एक सेकंड, मैं पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ, रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ रही हूँ। अब मणिपुर का भी सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं मणिपुर प्रेम शुक्ला जी सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मैं ऐड कर लूँ इसमें। मणिपुर के हालात को लेकर पहलवानों का जिक्र वो कर रही हैं, किसान आंदोलन का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसान इतने संख्या में बैठे रहते हो, इतना प्रदर्शन हुआ हो। महंगाई और बेरोजगारी की बात भी वो कर रही हैं। उस समय भी महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत प्रमुख मुद्दा था। और आज के अगर हालात हम देखें तो हम ये नहीं कह रहे कि हम बेहतर स्थिति में है महंगाई और रोजगार की स्थिति में, तो इसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, वो बात अलग है, उसको अघोषित आपातकाल ना कह के सरकार की नाकामियां हैं जो लंबी और फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है सर। देखिए, आपके 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मणिपुर को लेकर कि मणिपुर में हिंसा, तो अर्पिता जी आप जानती हैं 1958 में मणिपुर में जो है भयंकर हिंसा हुई और आफ्सा कानून जो है
वो मणिपुर में तत्कालीन हिंसाकांड 1958 से लेकर 2001 जब तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने वहां पर समझौता जो है NSCL के साथ नहीं किया, तब तक जो है वहां हिंसा रही। तो 1958 से लेकर 2001 तक मणिपुर के हालात कैसे बिगाड़े गए थे, ये सबके सामने इतिहास है। दूसरा प्रश्न उनका है पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर, महिला पहलवानों के प्रदर्शन को PIL उनकी तरफ से गया। अभी आपने इतिहास गिना दिया, मैं इतिहास नहीं, मैं वर्तमान पर बात कर रही हूँ सर। आपने कहा मणिपुर का ये इतिहास रहा है हिंसा का, तो अभी भी होता रहेगा, फिर आपकी सरकार क्यों? मैडम अर्पिता जी, मैं इतिहास ही बता रहा हूँ, मुझे इतिहास नहीं, मुझे वर्तमान पे जवाब चाहिए सर। हर समय दूसरे की कमियां दिखाकर 1958 से 2001 तक लगातार हिंसा दिखा चलती सकते। है। मैं उत्तर वही दे रहा हूँ, आप मुझे उत्तर आप नहीं चाहते, मणिपुर पर मैं पहले आंसर कर लीजिए, उसके बाद ठीक है। इस आपातकाल को, आज तक के आपातकाल को स्वीकार लेता हूं मैं, इसलिए कृपा करके सुन लीजिए मेरी बात। 1958 से 2001 तक सतत हिंसा चलती है, तो उसको आपातकाल माने क्या? एक हिंसाचार था। आज भी उस हिंसा को रोकने के लिए स्वयं गृह मंत्री महोदय 4 दिन बैठते हैं और यथासंभव हिंसा को नियंत्रित किया जाता है। सर्वदलीय बैठक अभी कल ही उस मुद्दे पर हुई। आपातकाल में संभव था क्या? आपातकाल में किसी मुद्दे पर हिंसा को लेकर जो है इस तरह की सर्वदलीय बैठक होती थी क्या? दूसरा, मैं जो वो महिला पहलवानों की बात कर रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR होता है और अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट होती है। यही तो प्रक्रिया है ना। आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है धराशायी कर दिया जाता है, उसको नकार दिया जाता है। तीसरा मुद्दा महंगाई का उठाया गया। महंगाई के मुद्दे पर आप जानती हैं 2004 से 14 के बीच में 10% जो है औसत महंगाई दर थी। आज 4.5% महंगाई दर है। तो कृपा करके बताइए कि तब आपातकाल था कि आज आपातकाल है? डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या आपातकाल लगाए बैठे थे? और मुझे कृपा करके बताइए 1950 से लेकर 2014 तक वो वर्ष जिसमें महंगाई दर में वृद्धि नहीं हुई, एक वर्ष बता दिए तो ये आपातकाल के लक्षण है। बेरोजगारी की बात करती, 1.39 करोड़ लोगों को EPFO में रोजगार रजिस्टर 2022-23 में हुआ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर एक रोजगार सृजित होता है तो 9 रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है सृजित। अगर जो है 1.39 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार सृजित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी को नियंत्रित किया गया है। आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, तो भ्रष्टाचार पर तब चिमन भाई पटेल को भ्रष्टाचार नवनिर्माण आंदोलन शुरू किस पर हुआ? चिमन भाई पटेल के भ्रष्टाचार पर। आज भ्रष्टाचार के आरोप किस पर है? श्रीमती सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है। श्रीमान राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पर है। लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड है। राहुल गांधी सजा याफ्ता है। तो ये सजा याफ्ताओं के समागम को ये सजा याफ्ता तय करेंगे कि भाई कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार देश में सबके पास नौकरी है, अदालतों के आदेश पर। चश्मे से देख के ऐसा लग रहा है कि सब खुशहाल हैं, सब मर्सिडीज में घूम रहे हैं। जिस चश्मे से आप दिखा रहे हैं सर देश की स्थिति बहुत सुधरी है, उस चश्मे से ऐसा लग रहा है देश बहुत तरक्की कर चुका है। दिया गया है। और मैं तो ये आंकड़े अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम याद आते हैं, आपको भी याद आते होंगे जब आप जाते होंगे पेट्रोल डीजल भरवाने। चर्चा हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी, आप भ्रष्टाचार पर भी ले आए और पेट्रोल डीजल और महंगाई और बेरोजगारी भी वैसे ही मुद्दा है, जिस पर एक लंबी बहस बार बार होती है और कटघरे में आपकी सरकार है। प्रश्न अर्पिता जी, उत्तर सुन लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर सुन लीजिए। ठीक है सर, चर्चा डिरेल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं इसमें आपको समय दूंगी। पेट्रोल का भाव 2004 में था और 76 रुपए में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह देके गए थे। तो आप कृपा करके बताइए वो आपातकाल था, आफतकाल का महंगाई काल था, क्या था? ये भी बता जाइए आप। कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि 34 से 76 कैसे हो गया था, और भी इश्यू किए गए थे जिसका पेमेंट जो है NDA की सरकार में देना पड़ रहा है। जी पेट्रोल डीजल अभी क्या, आप तो 75 पे ही अटके हुए हैं सर, बहुत आगे निकल गया है। जी बताइए क्या? 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, शायद भूल रहे हो आप। ठीक है, मैं चर्चा डिरेल हो जाएगी सर, मुझे और मेहमानों को भी जोड़ना है सर। देखिए सच्चाई आग बंद करने से छिपती नहीं है। ठीक सर, कोरोना का रोना भी बहुत हो चुका है, कोरोना निपट गया सर, हो गया और अच्छी व्यवस्था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है सर, पुरानी गाथा और अभी के हालात पर सर देखिए हर चीज स्वीकारनी होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर देश के लिए गर्व कर रहे हैं, तो हम उसकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन देश में अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और उस पर भी आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक छोटी सी बात, एक बॉटम लाइन है। चलिए अब चर्चा में वापस से लौटते हैं, और भी मेहमान है क्योंकि उनका रुख भी करना है। अलका जी, मैं जल्दी से सबसे एक बार रिएक्शन ले लूं, फिर आ रही हूं, आप अपनी बात रख लीजिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, आपके पास आऊं जरा। मैं इससे पहले सुनील सिंह के पास जाना चाह रही हूं। सुनील जी देखिए, बार बार सवाल ये हो रहे हैं कि भाई
जिसने जेल के अंदर डाला, जो उस वक्त आपके अगेंस्ट था, अब उन सबको भूलकर कांग्रेस के साथ जाने को आप तैयार हैं? देखिए अर्पिता जी, राजनीति में जन आकांक्षाओं पर चलना होता है। जब इमरजेंसी की दौर लगी तो जन आकांक्षा था, हमने इमरजेंसी को अपोज किया, और जो इमरजेंसी में इंदिरा जी और कांग्रेस ने किया उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, उनकी सत्ता चली गई। तो वो पाक साफ लेकिन हो गए। उससे महत्वपूर्ण ये तो पास्ट का है, ये जो 9 वर्षों से भाजपा सरकार की मोदी सरकार की जो अघोषित इमरजेंसी है उसके बारे में वो तो उससे भी ज्यादा भयानक है, और इसके खिलाफ आप ये कह रहे हैं हम विपक्षी एकता करके यानी उस समय जो आपातकाल लगा हुआ था इंदिरा गांधी के समय, उस आपातकाल को आप इस स्थिति को अगर तुलनात्मक ढंग पर देख रहे हैं तो आपको कौन सा वर्स लग रहा है, कौन सी बुरी स्थिति रही है? यानी वो इस वक्त ज्यादा बुरे हालात हैं आपातकाल से आज की? अच्छा सर, नीतीश जी तो जेल नहीं गए। इस वक्त ज्यादा बुरे हालात हैं आपातकाल का, ये अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन हालात मतलब उनका जेल जाना वो कम स्थिति वैसी थी, लेकिन अभी मूल्यों का हनन और बाबा साहेब की संविधान खतरे में है। सर नीतीश जी तो जेल आप देखेंगे जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग, अब जब कोई हमारे यहाँ जब बिहार में फ्लोर टेस्ट होता है तो बिहार के एमएलसी के यहाँ सीबीआई और ईडी की रेड होती है। सर मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है कि सवाल नहीं सुनना चाह रहे? अब देखिए आवाज तो पहुंच रही है, यानी अब सवाल से बच रहे हैं क्या? नहीं आप मतलब सवाल करें अर्पिता जी। अर्पिता ये ऐसे प्रवक्ता मुझे बहुत पसंद है जो पूरी आजादी दें पत्रकारों को सवाल पूछने का बिना आरोप लगाए। सर मुझे ये बताइए, नीतीश उस समय तो जेल वेल तक का आपको रास्ता तय करना पड़ा था, और अब तो वैसे हालात नहीं है, फिर ये बुरा दौर कैसे? नहीं उस वक्त जब इमरजेंसी थी तो जन आकांक्षा थी इमरजेंसी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज बुलंद की, और कांग्रेस ने जो किया तो कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसी तरह से मोदी सरकार जो अघोषित इमरजेंसी की है, फिर माननीय नीतीश कुमार जी ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप विपक्षी एका किया है, और 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाएगी, क्योंकि फांसीवादी ताकतों का और जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हैं वैसी ताकतों की सत्ता जानी जरूरी है। सारे जनाकांक्षाओं के अनुरूप होते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आज का इमरजेंसी, आज की अघोषित इमरजेंसी। सर एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ, एक विपक्ष के तौर पर, एक आम नागरिक और एक पत्रकार के तौर पर मेरे मन में सवाल आता है कि क्या एक विपक्ष के तौर पर आपको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या, ये बात जो आप कह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या क्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके नेताओं पर सीबीआई जांच हो जाती है, आपके नेताओं पर ईडी की जांच हो जाती है, और इसलिए क्योंकि ये आपके लिए खतरा है इसलिए इसको लोकतंत्र का खतरा बता दो? आम जनता की बात आप लोग क्यों छोड़ देते हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, इस पर आप लोग क्यों नहीं मोर्चा संभालते? और ये क्यों नहीं कह रहे कि हम सब इसलिए साथ आ रहे हैं क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गया? आप क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाई क्यों हो रही है? क्योंकि ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। करने दीजिए लाखों के घोटाले, जांच मत कराइए बस हमारे नेताओं की। अर्पिता जी 30 सेकंड समय दीजिएगा। आपने टोटली हम लोग को गलत समझा। जन आकांक्षाओं में बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का। पहली बार खाद्य वस्तुओं पर कर लगे। अभी आप इतनी देर बोल गए, आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, पूरे नेता जो विपक्षी दल जुटे थे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, सब बार बार यही कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। मैंने तो सुना ही नहीं किसी ने महंगाई और बेरोजगारी की बात की कि हम इस मुद्दे पर साथ आ रहे हैं, किसी ने बात ही नहीं की। अब आप कह रहे हैं गलत समझ रहे हो। भाई हम आपके बयान को समझ रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है, मुझे बड़ा आश्चर्य है अर्पिता जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है अर्पिता जी कि इतने महत्वपूर्ण चीज आपको आप संज्ञान नहीं ली, या संज्ञान मुझे ये आश्चर्य है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर विपक्ष क्यों साथ नहीं है। मुझे ये आश्चर्य है सर कि इतने महत्वपूर्ण विषय में विपक्ष साथ क्यों नहीं है। मैं इस बात पर आश्चर्यचकित हूँ। कृषि कानून और बेटियों की सुरक्षा पर विपक्ष एक था। नहीं, आपका आश्चर्यचकित होना हमारे विपक्षी एकता के साथ बेमानी है, क्योंकि हमारे एकता का जो पिरोने का जो मेन कारण है वो महंगाई,
बेरोजगारी, सांप्रदायिक लेकिन सर चलिए, मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि कम से कम मैंने ये बात कही तो आपने उस माले में एक और मोती पिरो लिया। मैं इस बात पर खुश हूँ, कम से कम आपको याद तो आया कि ये भी विषय है जिस पर साथ आ जाना चाहिए, ये भी विषय है जिन पर बात कर लेनी चाहिए। इस बात की चलिए मुझे खुशी है। चलिए जरा आगे बढ़ रही हूँ सर। जानबूझकर जानने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं सर, आप कहेंगे तो मैं बयान आपको सुनवा दूंगी, लालू प्रसाद यादव का बयान सुनवा दूंगी, आपको नीतीश का बयान सुनवा दूंगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो सुनवा दूंगी, क्योंकि कहीं इसका जिक्र नहीं है। हर जगह हर बार यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मोदी सरकार को अब भगाना है और विपक्षी गठबंधन को साथ आना है, सीना ठोक के यही कहा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या। अब मैंने आपको महंगाई बेरोजगारी पर खींचा तो आप कह रहे हैं ये भी है मुद्दा। नहीं, लोकतंत्र की हत्या भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आपके कहने ईडी का और मतलब सीबीआई की है जांच नेताओं पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आ रही हूं मैं। रविदास मल्होत्रा भी नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ठीक है सर, नाइंसाफी किया। अरे सर मैं माफी चाहूंगी, बस आप ये मुद्दा जोड़ लीजिएगा, नाइंसाफी, बस आप ये कम से कम मुद्दा जोड़ लीजिएगा। बड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। एक राजनेता के तौर पर मुझे लगता है हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के भी मुद्दे उठाएं। ईडी और सीबीआई की जांच आप लोग के नेताओं पर हो, सिर्फ वही बुरा लगे ऐसा नहीं है, लोगों की तकलीफ भी बुरी लगनी चाहिए, उनकी तकलीफ भी महसूस करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी चीज है सर। रविदास जी, ये मुझे जरा बताइए, जब आप लोग सब मंच पे थे, क्या उसमें बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा था क्या, कि लोकतंत्र की हत्या ही बड़ा मुद्दा है? देखिए, आज से 48 साल पहले जब देश में आपातकाल लगा था, हम लोग 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे हैं, और आपातकाल में जो हालात थे आज उससे भी खराब हालात हैं। सर कैसे? आज महंगाई की जो मार है, जो बेकारी है, जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, वो उससे भी ज्यादा आज देश में हालात खराब हैं। आज जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष के नेताओं पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, और केस लगाने के बाद उनको सजा हो रही है। न्यायालय में बड़े बड़े वकील खड़े करके सरकार जो है पक्षी नेताओं के ऊपर कम से कम आपके हिसाब से अगर मैं मान लूं फर्जी केस ही सही, लेकिन कोर्ट में मामला जाता है, उसके बाद जेल हो रही है, तो पूरी प्रक्रिया के तहत, एक सेकेंड सर, पूरी प्रक्रिया के साथ हो रही है, पहली चीज। दूसरा, कम से कम केस तो दर्ज हो रहा है। विधानसभा आपातकाल के समय 1 लाख लोग विपक्षी नेताओं समेत, एक सेकेंड रविदास जी, लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल से भी बुरा हालात पैदा कर दिया है। आज लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता का जीवन दुभर है, बेरोजगारी के कारण से नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। आपातकाल से भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। जनता महंगाई और बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी से आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर है। कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप अभी रिपीट में चलने लग गया रही थी, सर, रिपीट टेलीकास्ट सुनने लग गया। रुकिए तो है जहाँ पर आप बोलने नहीं दे रही। आप मेरी बात सुनिए। आज जो है बड़े नेताओं के ऊपर झूठे फर्जी मुकदमे लगा करके रविदास जी, अब जरा धैर्य से, एक सेकेंड सर, सवाल क्रॉस पोस्टिंग होगी कि नहीं, सवाल पूछे जाएंगे कि ना पूछे जाए सर? ये रैली नहीं चल रही है, नया भाषण देने के लिए प्रवक्ता आए हैं ना सर, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी सर। आप तो सर अगर थोड़ी देर रुकिए तो मैं आपसे सवाल पूछूं, नहीं तो अलका जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। रविदास जी पूछूं क्या? नहीं, अभी उनका बोलने का मन है। सर ठीक है, आप बोलते रहिए। अलका जी आप अपनी बात रखिए। अर्पिता जी, आपकी और मेरी ये पहली डिबेट है, और मेरे लिए बहुत सुखद डिबेट इसलिए है कि जितने कड़े सवाल आपने विपक्ष से किए, उससे अधिक कड़े सवाल मुझे खुशी है इस बात की कि आपने सत्ता पक्ष से किए हैं। जो कहते हैं इमरजेंसी कैसी है, तो आप याद दिला रहे थे कि कभी भी इतिहास में 75 सालों में पेट्रोल डीजल 100 पार नहीं पहुंचा है। लोग हाहाकार कर रहे हैं, और विपक्ष अब सदन में महंगाई के मुद्दे को उठाता है, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, तो इसे लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। देश के आजादी के 75 सालों में कभी नहीं हुआ। 5 मुख्य न्यायाधीश मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश को बताते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं में केंद्र की सत्ता जो है तानाशाह हस्तक्षेप कर रही है। ये
मुख्य न्यायाधीशों ने बताया था। कृषि आंदोलन जब होता है क्यों हुआ? क्योंकि अध्यादेश चर्चा नहीं हुई, लोकतंत्र में विपक्ष को मौका नहीं दिया, किसान संगठनों को मौका नहीं दिया, उन्हें सुना जब नहीं जाएगा और अध्यादेश से पूंजीपतियों को सूट करने वाले कानून थोपे जाएंगे अध्यादेश से, तो ये लोकतंत्र की हत्या, अघोषित इमरजेंसी है या नहीं है? देश हाहाकार कर रहा है। मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ, आरबीआई ने कहा है। मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ कि अघोषित इमरजेंसी आपातकाल ये बहुत बड़े शब्द हैं। आप सत्ता की नाकामी कह सकते हैं इसे, आप इसे सत्ता की नाकामी कह सकते हो। और ये नाकामी, एक बात और याद दिला दूं मैम, ये नाकामी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी की सरकार में ये नाकामी थी ही नहीं। उनकी सरकार एकदम सुचारू रूप से चलती रही, ना कहीं हिंसा हुआ, ना महंगाई थी, ना कहीं पर कोई दिक्कत थी, सब बेहतरीन चल रहा था। ऐसे किसी की सरकार में होता नहीं है, इसलिए इसको आप सरकार की नाकामी के तौर पर कह सकती है। लेकिन आपातकाल और इमरजेंसी बहुत बड़े शब्द है मैम। मैं अभी अरविंद जी के पास नहीं जा पाई हूँ, आ रही हूँ मैम। अरविंद जी के पास मैं नहीं जा पाई हूँ, जल्दी से उनका एक रिएक्शन ले लूं, फिर आ रही हूँ। अरविंद जी, अरविंद जी आप अनम्यूट कर लीजिए। तो ये जो लोकतंत्र के लीडर है वो सारे के सारे लोकतंत्र की हत्या की दुआई देते हैं, संविधान की हत्या की दुआई देते हैं और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो उसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये 18 पार्टियों के नेता मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे सिर्फ इसी बात के लिए कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हमको अरेस्ट न किया जाए, हमको जमानत दी जाए और इन्वेस्टिगेशन हमारे घर पर की जाए। फिर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, उन्होंने कानून अपना काम करेगा। तो ईडी और सीबीआई का तो अल्टीमेट इनका वैसे ही डिमोलिश हो गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दिए बकायदा। तीसरी बात, लोकतंत्र की हत्या बहुत भारी शब्द है। लोकतंत्र की हत्या उनकी इमरजेंसी में, और अलका जी वो आप सब लोगों ने बताया की सेक्टर से 150 लोगों को जेलों में, 3937 पत्रकार डॉक्टर जेल में, सारी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज राइटिंग में बंद की गई। वो होती है इमरजेंसी। नसबंदी कराई गई, आदमी जा रहा है नौकरी करने, कोटा फिक्स कर दिया कि अगर 5 केस नहीं लाओगे नौकरी से निकाल के बात कर देंगे। वो होती है के साथ और ये आप उस सरकार का महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, मणिपुर अच्छी नहीं लगती। कम से कम समझ में आना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, क्या पॉइंट रेज कर रहा है ना, बहुत जरूरी है। इनको बोल लेने दीजिए, फिर आप आऊंगे मैं आपके पास। ठीक है, एक सेकंड अलका जी धैर्य रखिए। देखिए प्रेम शुक्ला जी कितने धैर्य से एकदम बैठे हैं मुस्कुराते हुए। एक सेकंड अलका जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब नसबंदी की जाती थी, लड़कों की भी नसबंदी की जाती थी और एम्प्लॉयज का कोटा फिक्स कर दिया था कि अगर 5 नसबंदी के केस महीने में नहीं लाओगे तो नौकरी में खड़ा कर दिया जाएगा। वो चीज हमने खुद देखी आंखों से। तो वो होती है इमरजेंसी, और इमरजेंसी एक ही होती है, अघोषित कुछ नहीं होता, घोषित होता है। आज की डेट में न्यायालय काम कर रहे हैं, यूट्यूबर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया काम कर रहा है, मीडिया काम कर रहा है, किसी की बिजली का बीजा नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा। रोज आके घंटों गालियां देते हैं मोदी को ये बैठ के, कोई एक्शन नहीं है किसी के खिलाफ, पूरी स्वतंत्रता है। और विकास के मुद्दे पे भी ये देश $2.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है, 5 पे आ गया अंका जी, और तीसरे का टारगेट है। तो ये मत कहिए। और जो गरीब आदमी है इसको मकान, शौचालय और भोजन का इंतजाम भी ये सरकार कर रही है। तो महंगाई नहीं है, आप उनका साथ नहीं दे रहे, वो तो अकेले लड़ रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, जरा अलका जी को भी पॉइंट ऐड करने दीजिए। ठीक है अलका जी। अर्पिता जी प्लीज हाथ जोड़कर मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, 9 साल की से इनकी सरकार है, ईडी, सीबीआई, आईटी, रेड पे रेड हुई, पूछताछ 55 घंटे राहुल गांधी जी से भी पूछताछ हुई, उसके बाद पूरी भारत जोड़ो यात्रा देश में हुई। हम ये कहना चाहते हैं कि 9 साल केंद्र की भाजपा सरकार के पास कम पड़ गए। किसी एक का दोष 9 सालों में भी वो साबित करके, उन्हें दोषी करार करके, उनकी सदस्यता रद्द कर उन्हें जेलों के पीछे नहीं भेज पाए, क्योंकि सिर्फ बदले की भावना के साथ विपक्ष को कुचलने के लिए, उन आवाजों को कुचलने के लिए जो लोकतंत्र की आवाज बनकर खड़े हैं, उसके कुचलने के लिए इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, बार बार किया है। हम भी चुनौती देते हैं, बाकी का 1 साल या कुछ महीने बचे हैं, केंद्र की भाजपा सरकार, भाजपा के प्रवक्ता को चुनौती दे रही हूं, 9 साल में कुछ साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी की सदस्यता बिल भी तो किसमें
अवमानना के मामले में सदस्यता ले ली, जेल भेजेंगे, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी आवाज जो लोकतंत्र के लिए उठ रही है, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, जलते मणिपुर के लिए बेटियों को न्याय नहीं है और पूंजीपति मित्रों की सरकार कृषि कानून लाकर अध्यादेश से देश के किसानों की आवाज को, उनके अधिकारों को कुचलना चाह रही। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 18 करोड़ नौकरियां, कहाँ हुई किसानों की आय दुगना, कहाँ हुई बेटियां सुरक्षित? आज ये पूछना चाह रहा है देश और आप पूछने नहीं देते, आप आवाज बंद कर देते हैं और इसी को लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। अर्पिता, मैं आप 47 में पैदा नहीं हुई, मैं भी नहीं हुई, आप 75 में भी मुझे यकीन है पैदा नहीं हुई होंगी, ना मैं पैदा हुई हूँ, लेकिन आज का जो युवा है उसे पिछले 48 साल के इतिहास में नहीं, अपने कल के भविष्य की चिंता है और वो भविष्य आज तय हो रहा है। और आज किसको करना है तय? जो सत्ता में है, और वो आज भविष्य की चिंता नहीं कर रहा वर्तमान में, वो आपको इतिहास के अंधेरे में धकेल कर अपने वर्तमान के सवालों से, जलती मणिपुर की आग से बचना चाह रहा है, जिसे हम बचने नहीं देंगे। जी देखिए, इस अघोषित आपातकाल में विपक्ष के 3 प्रवक्ता हैं और सत्ताधारी पक्ष की तरफ से 2 प्रवक्ता हैं। इस अघोषित आपातकाल में अलका लांबा जी, जिनको जो आपातकाल की शिकार हैं, वो 33 मिनट में से अकेले जो है 14 मिनट बोली हैं। उसके बाद भी जो है अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अब जो है वो बातें जो बता रही हैं, कृपा करके बताइए अलका लांबा जी। अलका जी प्लीज, कृपा करके बताइए अध्यादेश की। अब देखिए बीच में भी बोलने लगी, अच्छा नहीं लग रहा मैम, प्लीज देखिए अब बोलने दीजिए, आप अपना पॉइंट होगा, मैं दूंगी मौका, पूरा मौका दे रही हूं। अराजकता की पराकाष्ठा है, ये अराजकता, तानाशाही की जो मानसिकता है उसका ये प्रमाण है। तानाशाही कैसे की जाती है, दूसरों को नहीं बोलने देना उनकी तरफ से और है। खुद ही कई बोलते बार रहना। ईडी और सीबीआई की अगर जो है कार्रवाई कोई ऐसे वक्त पर होती कैबिनेट हमने में अगर देखी कोई है, बिल प्रस्तावित तो सवाल हुआ उठता है तो कि एक क्या लौंडा इसका जाकर दुरुपयोग फाड़ हो कर रहा है? फेंक देगा। सर इसको सुनिए ना, कहते हैं आपातकाल। सर सुनिए, कई बार ईडी और सीबीआई की टाइमिंग्स जो है कार्रवाई एक भी की, दुरुपयोग का मामला तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट है ना, बताएगा। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग, हालांकि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल गए थे वहां, वो खारिज हुआ, लेकिन वो टाइमिंग पर तो सवाल देखिए होता है, टाइमिंग पर सवाल। दूसरी तरफ वो और भी कई प्रश्न हैं जिनको लेकर वो निशाना साध रही है कि जितनी बातें आपने अपने इस देश सरकारी घोषणा पत्र में जो आपने बातें कही थी, क्या सब पूरी हो गई हैं? आप अपने इस और वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी पर इतने समय से केस चल रहा है, एक लगभग पूरी हुई है। हाँ, लगभग पूरी हुई है, इतने दिन से केस चल रहा है, लेकिन आप कुछ प्रमाण वो भी बता रहे हैं। राहुल गांधी केस का बताओ, राहुल गांधी पे केस आप सुन लीजिए मेरी बात। अर्पिता जी, ये अजीब मामला है। अलका जी, अच्छा नहीं लगेगा मैम, आपकी आवाज कम करूंगी, नहीं अच्छा लगेगा, समय कम है और मैं चर्चा चाहती हूँ, सब सवाल के जवाब मिल जाए। मैम रुक जाइए प्लीज, शब्द बक रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी लगा। देखिए अब राहुल गांधी से शुरू करते हैं। राहुल गांधी पर 2000 में फ्रॉड का 400 BC का मामला दर्ज करने का आदेश अदालत ने दिया। राहुल गांधी पर फ्रॉड का केस, 400 BC का केस, गबन का केस जो है अदालत ने आदेश दिया। उस मामले में हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। नहीं रिलीफ मिलने के बाद एक प्रक्रिया है वो चल रही, उसकी ईडी ने पूछताछ की। एक मामले में वो सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता देने के पहले भी अदालत ने उनसे पूछा कि आपने सारे मोदियों को चोर बोलने का जो अपराध किया है, इस पर आप क्षमा मांगना चाहते हैं क्या? उसका भी मौका दिया, वो क्षमा नहीं मांगे, उनको सजा सुनाई गई। वो अपील में गए, उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिली। तो इसमें आपातकाल कहां से आ गया, मुझे बताइए। दूसरा, अब जिन पर भी सीबीआई के मामले चले हैं या ईडी के मामले चले हैं, प्राइमा फेसी एविडेंस के बिना किसी के खिलाफ भी कोई भी मामला अदालत चलने देगी क्या? इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजों का, देखिए झूठ कैसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? रोस्टर के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रोस्टर पे रोस्टर कौन, किसका अधिकार है? सीजेआई का अधिकार। उसमें जजमेंट किसका आया? जस्टिस अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रोस्टर पर उन्होंने जजमेंट दिया। उसमें सरकार की क्या भूमिका, मुझे बताइए। और वो जो जस्टिस चलमेश्वर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जस्टिस गोगोई भी मौजूद थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोस्टर। ठीक है, देखिए समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या पिछले आपातकाल को दिखाते हुए क्या ये एक बड़ी रणनीति बीजेपी की रहेगी? क्योंकि हर बार आपातकाल को अगर कोई याद करता है तो वो बीजेपी, और इसके बहाने अगर निशाना किसी पर साधा जाता है तो वो है कांग्रेस, जिस पर कांग्रेस भी बौखलाई नजर